पार्ट 4 मेरी शादी के समय के बारे में। 1 पाई मैं अब कितना भूल जाता हूँ कि कीमत के छोटे पर्चे जारी किए जाते थे, जिसमें वैवाहिक प्रेम, मितव्ययिता, बाल विवाह और ऐसे अन्य विषयों पर चर्चा की जाती थी। जब भी मुझे इनमें से कोई भी मिलता था, तो मैं उनके माध्यम से कवर करने के लिए जाता था, और जो मुझे पसंद नहीं था उसे भूल जाना और जो मुझे पसंद था उसे अभ्यास में करना मेरी आदत थी। पत्नी के प्रति आजीवन वफादारी इन पुस्तिकाओं में पति के कर्तव्य के रूप में निहित मेरे दिल पर स्थायी रूप से अंकित रही। इसके अलावा सत्य के लिए जुनून मुझ में जन्मजात था, और इसलिए उसके प्रति झूठा होने का सवाल ही नहीं था। और फिर उस छोटी सी उम्र में मेरे अविश्वासी होने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन वफादारी की सीख का भी बुरा असर हुआ। अगर मुझे अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, तो उसे भी मेरे प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैंने अपने आप से कहा। इस विचार ने मुझे ईर्ष्यालु पति बना दिया। उसका कर्तव्य आसानी से उसके द्वारा पूरी ईमानदारी के मेरे अधिकार में परिवर्तित हो गया था। और अगर इसे ठीक करना था, तो मुझे अधिकार के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मेरे पास अपनी पत्नी की निष्ठा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ईर्ष्या कारणों की प्रतीक्षा नहीं करती। मुझे उसकी हरकतों पर हमेशा नजर रखने की जरूरत है, और इसलिए वह मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकती थी। इसने हमारे बीच कड़वे झगड़े के बीज बो दिए। संयम वस्तुतः एक प्रकार का कारावास था, और कस्तूरबाई ऐसी कोई बात करने वाली लड़की नहीं थी। उसने यह तय किया कि वह जब चाहे और जहां चाहे बाहर जा सकती है। मेरी ओर से अधिक संयम के परिणामस्वरूप उसे और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और मेरे अधिक से अधिक क्रॉस प्राप्त करने में। इस प्रकार एक दूसरे से बात करने से इनकार करना हमारे साथ विवाहित बच्चों का दिन बन गया। मुझे लगता है कि उन स्वतंत्रताओं को अपने प्रतिबंधों के साथ लेना कस्तूरबाई का काफी निर्दोष था। एक निर्दोष लड़की मंदिर जाने या दोस्तों के दर्शन पर जाने पर कोई संयम कैसे बरत सकती है? अगर मुझे उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार था, तो उसे भी ऐसा ही अधिकार नहीं था। यह सब आज मुझे स्पष्ट है, लेकिन उस समय मुझे एक पति के रूप में अपना अधिकार अच्छा बनाना था। हालांकि पाठक यह न सोचें कि हमारा जीवन बिना किसी कड़वाहट के था। मेरी गंभीरता के लिए सब प्यार पर आधारित थे। मैं अपनी पत्नी को एक आदर्श पत्नी बनाना चाहता था। मेरी महत्वाकांक्षा उसे एक शुद्ध जीवन जीने की थी। जो मैंने सीखा उसे सीखो, और उसके जीवन और विचारों को अपने साथ पहचानो। मुझे नहीं पता कि कस्तूरबाई की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा थी या नहीं। वह अनपढ़ थी। स्वभाव से वह सरल, स्वतंत्र, दृढ़निश्चयी और मेरे साथ कम से कम मितभाषी थी। वह अपनी अज्ञानता के लिए अधीर नहीं थी, और मुझे अपनी पढ़ाई याद नहीं है कि उसने कभी भी उसे इसी तरह के साहसिक कार्य के लिए प्रेरित किया हो। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा एक तरफा थी। मेरा जुनून पूरी तरह से था एक महिला पर केंद्रित, और मैं चाहता था कि यह पारस्परिक हो। लेकिन यदि पारस्परिकता न भी होती तो भी यह सब अप्रकाशित दुख नहीं हो सकता था, क्योंकि कम से कम एक तरफ सक्रिय प्रेम तो था ही। मुझे कहना होगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। स्कूल में भी मैं उसके बारे में सोचता था, और रात का ख्याल और हमारी अगली मुलाकात का ख्याल मुझे हमेशा सताता रहता था। अलगाव असहनीय था। मैं अपनी बेकार की बातों से उसे देर रात तक जगाए रखता था। अगर इस भक्षण के जुनून के साथ मेरे अंदर कर्तव्य के प्रति एक ज्वलंत लगाव नहीं होता, तो मैं या तो बीमारी और अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता, या एक बोझिल अस्तित्व में डूब जाता। लेकिन नियत कार्यों को हर सुबह करना पड़ता था, और किसी से झूठ बोलना सवाल से बाहर था। यह आखिरी चीज थी जिसने मुझे कई संकटों से बचाया। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कस्तूरबाई अनपढ़ थीं।
मैं उसे सिखाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन वासनापूर्ण प्रेम ने मेरे लिए समय नहीं छोड़ा। एक बात के लिए शिक्षा उसकी इच्छा के विरुद्ध की जानी थी, और वह भी रात में। मैंने बड़ों की मौजूदगी में उससे मिलने की हिम्मत नहीं की, उससे बात तो की ही नहीं। काठियावाड़ का तब और कुछ हद तक आज भी अपना अजीबोगरीब, बेकार और बर्बर पर्दा था। ऐसे में परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। इसलिए मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि अपनी युवावस्था में कस्तूरबाई को निर्देश देने के मेरे अधिकांश प्रयास असफल रहे। और जब मैं वासना की नींद से जागा, तो मैंने पहले ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर लिया था, जिसने मुझे ज्यादा खाली समय नहीं छोड़ा। मैं निजी शिक्षकों के माध्यम से उसे पढ़ाने में भी असफल रहा। परिणामस्वरूप कस्तूरबाई अब कठिनाई से सरल अक्षर लिख सकती हैं और सरल गुजराती समझ सकती हैं। मुझे यकीन है कि अगर मेरा प्यार उसके लिए पूरी तरह से वासना से बेदाग होता, तो वह आज एक विद्वान महिला होती, क्योंकि मैं उसकी पढ़ाई के प्रति अरुचि पर विजय पा सकता था। मैं जानता हूं कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने एक बात का उल्लेख किया है कि कमोबेश मुझे वासना के प्रेम के संकटों से बचाया। एक और ध्यान देने योग्य बात है, कई उदाहरणों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ईश्वर अंततः उसे बचाता है जिसका उद्देश्य शुद्ध है। बाल विवाह के क्रूर रिवाज के साथ हिंदू समाज में एक और प्रथा है जो कुछ हद तक पूर्व की बुराइयों को कम करती है। माता पिता युवा जोड़ों को लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं देते हैं। बाल पत्नी अपना आधा से अधिक समय अपने पिता के यहाँ व्यतीत करती है। हमारे साथ ऐसा ही था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे विवाहित जीवन के पहले 5 वर्षों 13 से 18 वर्ष की आयु तक के दौरान हम 3 साल की कुल अवधि से अधिक समय तक एक साथ नहीं रह सकते थे। हमने मुश्किल से 6 महीने एक साथ बिताए होंगे जब मेरी पत्नी को उसके माता पिता का फोन आएगा। उन दिनों इस तरह की कॉल्स का बहुत स्वागत नहीं था, लेकिन उन्होंने हम दोनों को बचा लिया। 18 साल की उम्र में मैं इंग्लैंड गया और इसका मतलब अलगाव का एक लंबा और स्वस्थ मंत्र था। इंग्लैंड से लौटने के बाद भी हम मुश्किल से 6 महीने से ज्यादा साथ रहे, क्योंकि मुझे राजकोट और बंबई के बीच ऊपर नीचे भागना पड़ा। फिर दक्षिण अफ्रीका से फोन आया और इसने मुझे पहले से ही शारीरिक भूख से काफी मुक्त पाया। हाई स्कूल में अध्याय 5 मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। सबसे बड़ा भाई बहुत ऊंची कक्षा में था और जिस भाई की शादी उसी समय हो गई थी जैसे मैं था, वह मुझसे केवल 1 वर्ग आगे था। शादी का नतीजा यह हुआ कि हम दोनों का 1 साल बर्बाद हो गया। वास्तव में परिणाम मेरे भाई के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि उसने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी थी। स्वर्ग जानता है कि उसके जैसे कितने युवा उसी दुर्दशा में हैं। हमारे वर्तमान हिंदू समाज में ही पढ़ाई होती है और शादी इस तरह साथ साथ चलती है। मेरी पढ़ाई जारी थी। मुझे हाई स्कूल में एक डंस के रूप में नहीं माना जाता था। मैंने हमेशा अपने शिक्षकों के स्नेह का आनंद लिया। हर साल माता पिता को प्रगति और चरित्र के प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। मेरे पास कभी भी खराब प्रमाण पत्र नहीं था। वास्तव में मैंने दूसरी कक्षा से पास होने के बाद भी पुरस्कार जीते। 5वीं और 6ठी में मुझे छात्रवृत्ति और क्रमशः 4 और 10 रुपए मिले। एक ऐसी उपलब्धि जिसके लिए मुझे अपनी योग्यता से अधिक सौभाग्य का धन्यवाद करना है। छात्रवृत्ति के लिए सभी के लिए खुली नहीं थी, लेकिन काठियावाड़ के सोरठ डिवीजन से आने वालों में सर्वश्रेष्ठ लड़कों के लिए आरक्षित थी। और उन दिनों सोरठ के 40 से 50 की कक्षा में ज्यादा लड़के नहीं हो सकते थे। मुझे खुद की याद है कि मुझे अपनी क्षमता के लिए कोई उच्च सम्मान नहीं था। जब भी मैं पुरस्कार और छात्रवृत्ति जीतता था तो मैं चकित रह जाता था।
लेकिन मैंने बहुत ईर्ष्या से अपने चरित्र की रक्षा की। छोटे से छोटे दोष ने मेरी आंखों से आंसू बहा दिए। जब मैं योग्य था या शिक्षक को योग्यता एक फटकार लगती थी, तो यह मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि मुझे एक बार शारीरिक दंड मिला था। मुझे इस सजा से इतना ऐतराज नहीं था जितना कि यह कि इसे मेरा रेगिस्तान माना जाता था। मैं फूट फूट कर रोया। बात तब की है जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था। ऐसी ही एक और घटना हुई थी जब मैं 7वीं कक्षा में था। दोराबजी एडुलजी गिमी तब हेडमास्टर थे। वह लड़कों के बीच लोकप्रिय था क्योंकि वह एक अनुशासक, पद्धति के व्यक्ति और एक अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने उच्च स्तर के लड़कों के लिए जिम्नास्टिक और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मुझे दोनों पसंद नहीं थे। मैंने कभी भी किसी व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में हिस्सा नहीं लिया, इससे पहले कि उन्हें अनिवार्य कर दिया गया। मेरा शर्मीलापन इस अलगाव का एक कारण था। जो अब मैं देख रहा हूँ वह गलत था। तब मेरी यह गलत धारणा थी कि जिम्नास्टिक का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं जानता हूँ कि शारीरिक प्रशिक्षण का भी उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि मानसिक प्रशिक्षण का। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।